और गाइज आपको बता दें कि प्रॉपर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे अभी बैचेस चल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, इन सब के बैचेस चल रहे हैं। यूपीएसएसएससी के पूरे एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाई जाती है। और अभी स्पेशल बैचेस हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है प्रीलिम्स के। तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस की इंफॉर्मेशन लेकर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ रूल्स जो है वो बताना चाहता हूं। तो सबसे पहला रूल ये है कि पेन और पेपर लेकर आपको बैठना है और रफ में जो भी चीजें आप सुनते जा रहे हो उसको जो है वो लिखते जाओ रफ में, बिल्कुल यानी कि समझते समझते लिखते जाओ। आपको पूरा फोकस रखना है उस चीज पर जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं आपके कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर बाद में जैसे ही टॉपिक फिनिश होगा उसके बाद एग्जाम के लिए क्या काम के नोट्स हैं वो मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा, जो आप बिल्कुल अपनी मेन नोट वाली कॉपी में लिखिएगा। तो चलिए, बिना समय वेस्ट किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज कि कल के सेशन में आयुषी सिंह, दीपाली और प्रीति मिश्रा ने बहुत बढ़िया आंसर जो है वो दिए हैं। इसी प्रकार से आप जो है वो आंसर जो है वो देते चलिए। सिलेक्शन आपका बहुत जल्दी जो है वो होगा। और फोकस के साथ जो है वो, कंटिन्यूटी के साथ जो है वो आप तैयारी अपनी रखिए। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है सबसे पहला, ये हम लोग को ग्रीन जीडीपी का टॉपिक देखने को मिल रहा है, जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे ग्रीन जीडीपी के से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो ग्रीन जीडीपी और इसका फॉरेस्ट इकोसिस्टम से क्या कनेक्शन है ये हम बात करेंगे। और क्या आपको पता है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जो अपने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन जीडीपी से लिंक कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आइए समझते हैं कि इसका क्या मतलब है और ये क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज, तो छत्तीसगढ़ ने अपना फॉरेस्ट इकोसिस्टम ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से लिंक कर दिया है। इस इनिशिएटिव का फोकस बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी कि जैव विविधता के संरक्षण और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को कम करने पर है। और ये एक गाइस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल प्रमोट करता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ एनवायरमेंट को भी सुरक्षित रखता है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज ग्रीन जीडीपी। तो सबसे पहली चीज, तो सिर्फ उन गुड्स और सर्विसेज का मूल्य जो एक साल में प्रोड्यूस होते हैं, ये तो ट्रेडिशनल जीडीपी हो गया। पर ये एनवायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट्स को इग्नोर करता है। कौन सा? ट्रेडिशनल जीडीपी। जनरली हम जब जीडीपी की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई एक साल के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं वो जीडीपी है कि नहीं? और इकोनॉमिक्स में जीडीपी की डेफिनेशन आपको पता है। अब ग्रीन जीडीपी क्या है? इसमें एनवायरमेंटल कॉस्ट जैसे कि रिसोर्स डिप्लीशन और पॉल्यूशन को इंक्लूड किया जाता है। अब ये जो ग्रीन जीडीपी है इसका फॉर्मूला है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन प्लस कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम डिग्रेडेशन। यानी कि हमने एनवायरमेंट से कितने रिसोर्सेस को खत्म किया और हम कितना ज्यादा एनवायरमेंट के ऊपर बर्डन क्रिएट कर रहे हैं उसका भी कैलकुलेशन। ये होता है ग्रीन जीडीपी। मतलब अब इस समय हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते समय एनवायरमेंट का बेहद ध्यान रख रहे हैं। यानी कि हमने पेड़ कटवाए, फर्नीचर्स बनाए, यानी कि लकड़ी से फर्नीचर बनता है। तो क्या हुआ भाई? लकड़ी कटी, पेड़ कटा, तो जो पेड़ हम लोग को ऑक्सीजन प्रोवाइड दे रहा था वो अब नहीं करेगा, तो इसका भी कॉस्ट। जो पेड़ हमें पल्यूटेंट से बचा रहा था वो नहीं बचा पाएगा, इसका भी कॉस्ट। मतलब अब एनवायरमेंट डैमेज का कॉस्ट भी इंक्लूड किया जाएगा जीडीपी को कैलकुलेट करते समय। उसको कहते हैं ग्रीन जीडीपी। बात समझ में आई अच्छे से, सिंपल तरीके से? ट्रेडिशनल जीडीपी क्या है? तो नॉर्मल गुड्स और सर्विसेज जो एक कंट्री के अंदर एक साल में प्रोड्यूस होते हैं। ग्रीन जीडीपी का फॉर्मूला ध्यान में रखना और यह समझ लेना बहुत सिंपल तरीके से कि अब इसके अंदर एनवायरमेंटल कॉस्ट को भी शामिल किया जा रहा है। समझे? कितना बढ़िया टॉपिक है यार, बेहतरीन। ये 99% चांसेस है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हमें क्यों आवश्यकता है ग्रीन जीडीपी की?
तो आपको बता देगा इसकी ट्रेडिशनल जीडीपी जो होता है वो सिर्फ आउटपुट पे फोकस करता है कि कितना प्रोडक्शन किया। पर ग्रीन जीडीपी एनवायरमेंट के नुकसान को भी देखेगा, इसलिए बहुत जरूरी है आज की डेट में। हम सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान रख रहे हैं। ग्रीन जीडीपी इंश्योर करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो भी हो वो सस्टेनेबल हो। ये नेचुरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल को प्रमोट करता है कि भाई जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, वो सही तरीके से इस्तेमाल हो। वेरी इंपॉर्टेंट। अब छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट की बात करें गाइस, तो इनका जो जंगल है इसकी इकोनॉमी और एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा योगदान है। फॉरेस्ट कवर की बात करें तो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के मुताबिक छत्तीसगढ़ ने 683.62 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया ऐड किया है, और स्टेट का 44.2% एरिया पर फॉरेस्ट है, जो काफी सारे लोगों की आजीविका को सपोर्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के, और क्लाइमेट चेंज को कम करने का काम करते हैं। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी इनका बहुत ज्यादा है। तेंदू पत्ता जिससे बीड़ी बनती है, लैक, हनी, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब वहां की रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। इको टूरिज्म के जरिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर। इवन इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। सरना और मंडार जैसे सैक्रेड ग्रूव, सैक्रेड ग्रूव्स याद आ रहा है? कुछ समय पहले मैंने आपको पढ़ाया सैक्रेड ग्रूव्स के बारे में। मुझे कमेंट बॉक्स पे सैक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन लिखकर बताओ। एनवायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये सैक्रेड ग्रूव्स, बताओ क्या होता है ये। तो लोगों के रिलीजियस बिलीव इससे जुड़े हुए हैं इन बगीचों से, तो कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है इसका। तो हमने जो फॉरेस्ट को ग्रीन जीडीपी के साथ लिंक किया है, इससे पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ना, उसका वैल्यूएशन सर्विस भी अब एनालाइज की जाएगी। फॉरेस्ट रिवर्स और स्प्रिंग्स का फ्लो रेगुलेट करते हैं, जो बारिश होती है, जंगल के कारण बारिश हो रही है, जंगल ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन कर रहा है, इन सब चीजों को भी अब इकोनॉमिकली एनालाइज किया जा रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स इकोलॉजिकल बैलेंस जो मेंटेन करते हैं, उसको भी देखा जाएगा कि कहीं उनको तो नुकसान नहीं पहुंच रहा, उनको नुकसान पहुंच रहा है तो भी इसको जीडीपी के साथ लिंक करना है। तो ग्रीन जीडीपी इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल वैल्यूज को बैलेंस स्टैब्लिश करता है। क्या करता है? इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वैल्यूज का बैलेंस स्टैब्लिश करने के लिए ग्रीन जीडीपी है। ये प्रिजर्वेशन प्रयास को प्रायोरिटाइज करने में मदद करेगा कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा संरक्षण करें, कंजर्वेशन करें, प्रोटेक्ट करें हमारे फॉरेस्ट को, हमारी इकोसिस्टम को। और पूरे दुनिया भर में भी ऐसी प्रैक्टिस चल रही है, जैसे यूनाइटेड नेशन में SEEA फ्रेमवर्क इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल डेटा को इंटीग्रेट करता है। यूरोपियन यूनियन बियॉन्ड जीडीपी इनिशिएटिव सस्टेनेबिलिटी मैट्रिक्स को इंक्लूड करता है। वर्ल्ड बैंक के अंदर वेव्स पार्टनरशिप नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग प्रमोट करती है। भूटान के अंदर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करता है। और भी दूसरी कंट्रीज, चाइना, नॉर्वे, USA, ये भी बेसिकली एनवायरमेंटल कॉस्ट को अपने नेशनल अकाउंट्स के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। बट गाइस इसको इंप्लीमेंट करने में काफी चैलेंजेस हैं। पहली चीज तो फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन। प्लांटेशंस को फॉरेस्ट का पार्ट माना जाता है, जो मिसलीडिंग हो सकता है। प्लांटेशन समझते हो कि किसी कमर्शियल चीज, कमर्शियल पर्सपेक्टिव से जब हम पौधों को लगाते हैं तो उसको बोलते हैं प्लांटेशन। फिर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन भी हो सकता है। स्टेट्स प्लांटेशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो नेचुरल फॉरेस्ट को डैमेज करते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक पेड़ लगाते हैं जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से होता है। फिर लोकल बॉडी जैसे पंचायत को ग्रीन जीडीपी का कंसेप्ट नहीं पता है। फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज, यानी कि जो कम्युनिटीज फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, उन तक बेनिफिट कैसे पहुंचाते हैं, इसमें क्लैरिटी जो है वो नहीं है। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। मेथोडोलॉजी, क्या यूज किया जाएगा ग्रीन जीडीपी को बनाने के लिए, वो भी अभी यूनिवर्सल नहीं है, या फिर उसका भी अभी फ्रेमवर्क तैयार नहीं हुआ है। तो गाइस ग्रीन जीडीपी कैलकुलेशन के लिए एक कंसिस्टेंट मेथोडोलॉजी होना बहुत जरूरी है। इसको कैलकुलेट करना पहले तो इंपॉर्टेंट है ना। तो एक प्रॉपर हम लोग को मेथोडोलॉजी पता होनी चाहिए जो यूनिवर्सल हो। डेटा कलेक्शन और इवैल्यूएशन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। डेटा प्रॉपर आएगा तभी तो एनालिसिस प्रॉपर हो पाएगी, तभी तो रिजल्ट्स प्रॉपर निकल पाएंगे।
जो वहां के जो नेटिव फॉरेस्ट है और इकोसिस्टम है, इसको रीस्टोर करना पड़ेगा, लोकल कम्युनिटीज को एजुकेट करना पड़ेगा और इंसेंटिव्स भी देने पड़ेंगे प्रोटेक्शन के लिए। तो गाइज, ग्रीन जीडीपी एक रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट तो है, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच एक बैलेंस स्टैब्लिश करता है। बट एक प्रॉपर मेथड होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसको कैलकुलेट करने के लिए, और ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। और छत्तीसगढ़ का ये कदम एक एग्जाम्पल है जो बाकी स्टेट्स को भी फॉलो करना चाहिए। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 99% चांसेस इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, स्टार मार्कर टॉपिक है। अब पहली चीज तो भाई सीधी सीधी आप लिख लो भाई, छत्तीसगढ़ जो है वो पहली स्टेट बन गया है इंडिया के अंदर जिसने अपने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन जीडीपी के साथ जो है वो लिंक कर दिया है। लिख लो एज इट इज। अब ग्रीन जीडीपी क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही दिया है। इसकी बस ये फॉर्मूला बस आप लिख लो इसका। फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, बाकी अंडरस्टैंडिंग तो आपकी हो ही गई है। जीडीपी क्या होता है ये आपको पता ही है। ग्रीन जीडीपी की अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बता दी, सिर्फ इसमें फॉर्मूला लिख लो अपने नोट्स में। नोट्स जितने शॉर्ट होते हैं उतना अच्छा रहता है। क्यों हमें ग्रीन जीडीपी की आवश्यकता है इसके बारे में आपको पता ही है। छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये फॉरेस्ट कवर छत्तीसगढ़ के बारे में पता होना चाहिए। बाकी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन तो सब जगह एक ही होता है फॉरेस्ट वगैरह का। वैल्यूएशन इकोसिस्टम सर्विस का भाई, क्लीन एयर हमें प्रोवाइड कराता है, पानी बचाने में मदद करता है, बायोडायवर्सिटी मदद करता है। तो ये एनवायरमेंट के अंदर जनरल स्टडीज में ऑलरेडी आपके नोट्स जो है वो बन जाएंगे, तो आपको इसमें करंट अफेयर्स में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ग्लोबल प्रैक्टिस ग्रीन जीडीपी की जो है ये लिख लो आप। यूनाइटेड नेशन के अंदर हम लोग को SEEA फ्रेमवर्क देखने को मिलता है। सिर्फ इतना लिख दो, ग्लोबल प्रैक्टिस ग्रीन जीडीपी यूनाइटेड नेशन डैश SEEA फ्रेमवर्क, ये आप समझ जाओगे कि हाँ भाई ग्रीन जीडीपी से रिलेटेड ये ग्लोबल लेवल पर प्रैक्टिस चल रही है। यूरोपियन यूनियन में भी इसी प्रकार की प्रैक्टिस चल रही है। वर्ल्ड बैंक का वेव्स पार्टनरशिप है, वर्ल्ड बैंक वेव्स पार्टनरशिप। भूटान के अंदर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस फ्रेमवर्क। फिर चाइना, नॉर्वे, यूएसए के अंदर भी इस प्रकार के चीजें चल रही हैं, जो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब चैलेंजेस क्या है भाई, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए कि प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, प्रॉपर मेथड नहीं है, डेटा कलेक्शन किस प्रकार से होगा उससे रिलेटेड कोई ट्रांसपेरेंसी की बात जो है वो नहीं की गई है, बस दैट्स इट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब देखो गाइस, ये वाला जो ड्राफ्ट वाला टॉपिक है ना, ये एग्जाम वगैरह में ऐसे पूछा नहीं जाता प्रीलिम्स में। ये फालतू क्वेश्चन जो है वो दे दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे वही पूछे जाएंगे जो बेसिकली कानून बन चुके हों, है ना। जो कानून बन रहा हो, फ्रेमवर्क तैयार हो रहे हो, वो सब कभी नहीं पूछते। यानी कि जो टेम्पररी है उससे रिलेटेड कभी भी आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। जो परमानेंट हो चुका है, मोहर जिसमें लग चुकी है, वही पूछे जाएंगे। ये सब ड्राफ्ट मसौदा ये सब नहीं आता भाई। बट फिर भी अब मैं आपको समझा जरूर देता हूँ कि ये ड्राफ्ट जो हम लोग को रूल्स DPDP का जो है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि डेटा प्रोटेक्शन एंड डिजिटल प्रिवेसी रूल इसका फुल फॉर्म है। क्या है? डेटा प्रोटेक्शन एंड डिजिटल प्रिवेसी रूल 2025। गाइस, ये रूल का पर्पस है डेटा के सफर को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाना। मतलब डेटा ट्रांसफर जहां पर भी हो रहा है तो उसको सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाना। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है डेटा का ट्रांसफर आउटसाइड इंडिया। अब एक चीज ध्यान रखें, सारा डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता। सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पर्सनल डेटा को ही गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद ट्रांसफर किया जा सकता है आउटसाइड इंडिया। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि क्या पर्सनल डेटा इंडिया के बाहर जा सकता है, यस बिल्कुल, बट गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ। अब एक और टर्म है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरीज। यानी वो प्लेटफॉर्म जो लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स के साथ काम करते हैं, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, amazon, गूगल, है ना। इन सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरीज जो है, इनको हायर कंप्लायंस ऑब्लिगेशन फॉलो करनी होगी। मतलब इनको अपने यूजर्स का डेटा और भी सिक्योरली हैंडल करना पड़ेगा, और ये कंप्लायंस रूल्स इंक्लूड करते हैं रेगुलर ऑडिट्स, डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट और स्ट्रॉन्ग ग्रेवियंस रिट्रेसल मैकेनिज्म। यानी कि बड़ी कंपनीज को जो है वो अब नए रूल जो बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, उनके तहत और प्रेशर जो है वो क्रिएट किया जाएगा। तो गाइस, अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, जिसको बोलते हैं DPBI, यानी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इस बोर्ड का मोटो है डिजिटल बाय डिजाइन। मतलब सारी प्रोसेस ऑनलाइन होंगी, जैसे शिकायत के निवारण की प्रोसेस फास्ट और एफिशिएंट हो जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब सवाल ये है कि ये टॉपिक आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो GS पेपर 2 गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हो, बट अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, क्योंकि ये ड्राफ्ट है।
है ना, ड्राफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो नहीं आते हैं। मेनली जो आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे वो जो हो चुका है उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। अब यूडीसी प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि इससे रिलेटेड तो एक अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सुनो इस टॉपिक को जो है वो बहुत ध्यान से। यूडीसी प्लस के बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे, यानी कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। गाइज ये एक डेटाबेस है जो स्कूल एजुकेशन की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अब सुनो, सुनना, जैसे कि नर्सरी, चौथी और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति, ये बताता है, हमें स्टेटस बताता है कि क्या जो है वो स्कूल एजुकेशन किस प्रकार से चल रहा है। तो रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की गई है, जैसे 2023-24 के डेटा के हिसाब से प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट में डिक्लाइन देखा गया है। ये शिक्षा व्यवस्था के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये टॉपिक हम पहले भी कई बार कवर कर चुके हैं कि आज की डेट में जो है वो एजुकेशन सिस्टम में डिक्लाइन नजर आ रहा है। तो गिरावट क्यों हुई, तो इसका बड़ा रीजन ये है कि माइग्रेशन, फाइनेंशियल इश्यूज और अवेयरनेस की कमी। आज की डेट में यार लोगों की जॉब्स वगैरह जा रही है, तो लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, स्कूल ड्रॉप आउट रेट जो है वो ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा लोग माइग्रेट भी कर रहे हैं काफी सारे लोग जो है वो जॉब ढूंढने के लिए दूसरी जगह जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। उनको छोड़ के नहीं जाया जा सकता ना यार, शिफ्ट हो रहे हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, अपने लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए। फिर इसके अलावा आधार से लिंक्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड्स ने डेटा एक्यूरेसी इंप्रूव की है। इससे डुप्लीकेट एंट्रीज एलिमिनेट हो गई हैं और हमें करेक्ट डेटा मिल रहा है। तो सोचिए, आधार लिंकिंग ने एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया है जो फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आधार लिंक होने से पॉलिसी मेकिंग जो है वो इजी हो रही है, क्योंकि एक्यूरेट और रिलायबल डेटा जो है वो मिल रहा है। प्री प्राइमरी और हायर एजुकेशन एनरोलमेंट में बढ़त हम लोग को देखने को मिली। रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया कि प्री प्राइमरी और हायर एजुकेशन लेवल पर एनरोलमेंट बढ़ा है। इसका मतलब है कि लोग अब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। आपको समझना होगा गाइस कि एजुकेशन सिस्टम में गिरावट और बढ़त के क्या रीजन है। तो पॉलिसी फ्रेमिंग के लिए एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग आप ऐसे वगैरह में भी कर सकते हो, हालांकि ओडीसी प्लस की रिपोर्ट तो काफी इंपॉर्टेंट होती है। सिविल सर्विसेज इस पर नजर रखता ही है हमेशा। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, और इससे रिलेटेड एक मेंस का भी क्वेश्चन था। और देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मैंने हमेशा बोला है कि आपको ध्यान में रखना ही है। अब देखिए गाइस, ये वाला जो टॉपिक है ये पोलार वॉर्टेक्स का टॉपिक है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस ये। और आपको बहुत क्लियरली जो है मैं आपको बता दूं कि ये अपने आप में करीब 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक है, राइट, पोलार वॉर्टेक्स का। बट फिर भी मैं आपको जो है वो समराइज करके अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो हम ये समझने वाले हैं कि सर्दी के एक बहुत ही खतरनाक तूफान के बारे में, जिसको पोलार वॉर्टेक्स कहते हैं। एक्सट्रीम विंटर का कारण होता है पोलार वॉर्टेक्स। पहला पॉइंट तो ये दिमाग में रखना। पोलार वॉर्टेक्स मतलब बहुत तेज करकराती हुई ठंड आ रही है। पोलार नाम से जन्मा रहा है ना, पोलार एरियाज। अब सुनो, ये एक ऐसा फिनोमेना है जो दुनिया के वेदर को इंपैक्ट करता है। पोलार वॉर्टेक्स, आपने शायद कई बार न्यूज में सुना होगा कि एक सीवियर विंटर स्टॉर्म ने रिसेंटली 30 राज्यों को अफेक्ट किया। यानी कि एक तूफान आया जिसके कारण 30 राज्यों में जो है वो ठंडी बढ़ गई। 60 मिलियन से ज्यादा लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। तो समझते हैं कि ये पोलार वॉर्टेक्स क्या है और ये कैसे काम करता है, और ग्लोबल वार्मिंग इस पर क्या असर डाल रही है। तो ये तीनों चीजों के बारे में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो पोलार वॉर्टेक्स गाइस एक बड़ा लो प्रेशर और कोल्ड एरिया का एरिया होता है। क्या होता है पहला पॉइंट, एक बड़ा एरिया लो प्रेशर का और कोल्ड एयर का, ठंडी हवा का और लो प्रेशर का, एक बड़ा सा एरिया जो धरती के पोलार रीजन के आसपास काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है। ये फैक्ट ध्यान में रखनी है। तीन फैक्ट्स। पहला फैक्ट, एक बड़ा एरिया ठंडी हवा का और लो प्रेशर का, बड़ा एरिया ठंडी हवा और लो प्रेशर, और पोलार क्षेत्र के आसपास कैसे घूमता है, काउंटर क्लॉकवाइज। ये हवा घूम रही है काउंटर क्लॉकवाइज। ये पूरे साल रहता है, लेकिन गर्मियों में कमजोर होता है और ठंड में स्ट्रांग होता है। तो दो टाइप्स के पोलार वॉर्टेक्स होते हैं।
पहला है ट्रोपोस्फेरिक पोलार वॉर्टेक्स और दूसरा है स्ट्रेटोस्फेरिक पोलार वॉर्टेक्स। क्या? ट्रोपोस्फेरिक पोलार वॉर्टेक्स और स्ट्रेटोस्फेरिक पोलार वॉर्टेक्स। ट्रोपोस्फेरिक पोलार वॉर्टेक्स जो लोएस्ट एटमॉस्फेयर में होता है। सबसे भाई देखो, एटमॉस्फेयर में सबसे पहली लेयर हम लोग को ट्रोपोस्फेयर देखने को मिलती है ना। तो लोएस्ट एटमॉस्फेयर में होता है जहां ज्यादा वेदर फिनोमिना देखने को मिलते हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक पोलार वॉर्टेक्स जो 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है और गर्मी में गायब हो जाता है, यानी गर्मी में आपको ये स्ट्रेटोस्फेरिक पोलार वॉर्टेक्स नहीं देखने को मिलेगा। अब सुनना कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है। मैकेनिज्म। जब पोलार वॉर्टेक्स स्ट्रांग होता है तो ये जेट स्ट्रीम को स्टेबलाइज करता है और कोल्ड एयर पोल्स के आसपास कन्फाइंड रहती है। जो ठंडी हवा जो रहती है ना, वो पोल्स के आसपास ही रहती है। लेकिन जब ये वीक होता है तो जेट स्ट्रीम वेवी हो जाता है और आर्टिक का ठंडी हवा साउथवर्ड पुश होती है। और इसी वजह से हैवी स्नो, फ्रीजिंग रेन और सीवियर स्टॉर्म जैसी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं। हाई प्रेशर सिस्टम्स भी इस डिसरप्शन को और ज्यादा एम्पलीफाई करते हैं, जो सीवियर कोल्ड और स्ट्रॉम्स का कारण जो है वो बनते हैं। तो देखो, मुझे कंफर्म पता है कि अभी भी आपके ऊपर से चीजें जो है वो गई होंगी कि सर ये कैसे याद रखें, क्या करें। देखो, आपको तो सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है जो मैंने आपको पहले बताया। क्या चीज? कि पोलार एरियाज के आसपास काउंटर क्लॉकवाइज एक तूफान होता है जो बड़े एरिया पर लो प्रेशर बनाता है और ठंडी हवा बड़े एरिया पर देखने को मिलती है। अब ये गर्मियों के समय वीक हो जाता है, ठंडियों के समय स्ट्रांग हो जाता है और इसके कारण पूरे दुनिया भर में ठंडी की स्थिति जो है वो बढ़ जाती है। इतना क्लियर हुआ था? जो मैंने भी आपको मैकेनिज्म बताया उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होगे। यस। अब देखो, मैकेनिज्म में आपको एक चीज तो पता है क्लियरली कि जेट स्ट्रीम कंटिन्यूअस चलती रहती है। अब क्या है कि ये जब पोलार वॉर्टिक्स स्ट्रांग होता है तो ये जेट स्ट्रीम को स्टेबलाइज करता है, स्टेबल करता है। और ठंडी हवा जो है वो पोल्स के आसपास ही रहती है। बट जब ये वीक होता है तो जेट स्ट्रीम वेवी होती है, यानी कि ऊपर नीचे होती हैं, और आर्टिक का ठंडी हवा साउथवर्ड पुश हो जाती है, यानी कि साउथ की तरफ, नीचे की तरफ आर्टिक की हवा जो है वो चली जाती है। और इस वजह से हैवी स्नो, फ्रीजिंग रेन और सीवियर स्टॉर्म जैसी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं। हम बोलते हैं ना कि स्नोफॉल हो रही है, इसी कारण इसमें डिस्टरबेंस आ जाता है तब। तो हाई प्रेशर सिस्टम भी इस डिसरप्शन को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, जो सीवियर कोल्ड और स्ट्रॉम का कारण जो है वो बनता है। अब ग्लोबल वार्मिंग पर इसका इंपैक्ट देखो आप। तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज तक सीमित नहीं है गाइस। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ ये नहीं कर रही कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है, आर्टिक रीजन में रैपिड वार्मिंग हो रही है। अब ये बात तो आप जानती होगे कि बहुत तेजी से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रही हैं, जिससे आर्टिक एम्प्लीफिकेशन हम लोग कहते हैं कि आर्टिक क्षेत्र बहुत तेजी से जो है वो पिघल रहा है। अब इसकी वजह से पोल्स और मिड लैटिट्यूड्स के टेम्परेचर का फर्क कम हो रहा है और पोलार वॉर्टेक्स कमजोर हो रहा है। पोलार वॉर्टेक्स कमजोर होगा तो अचानक से तेज ठंड का माहौल जो है वो बढ़ जाएगा। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, सिर्फ गर्मी का कारण नहीं बन रही, ये किसी क्षेत्र में गर्मी बढ़ा रही है, कहीं पर ठंडी जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर ले जा रही है। तो इसी को अपन क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। सिर्फ गर्मी मतलब क्लाइमेट चेंज नहीं है, गर्मी ठंडी दोनों। समझ रहे हो? और साइंटिस्ट का कहना है कि इस वीकनिंग की वजह से, यानी कि जो कमजोर हो रहा है पोलार वॉर्टेक्स, इसकी वजह से एक्सट्रीम कोल्ड फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जो है वो बढ़ रही है। बहुत ज्यादा ठंड इसके वीक होने की वजह से बढ़ रही। तो अगर क्वेश्चन अगर बाई चांस आ जाए कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमेशा टेम्परेचर राइज करने का काम करती है किसी रीजन में, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये किसी रीजन में जो है वो, क्योंकि देखो एक क्षेत्र में अगर टेम्परेचर जो है वो, जैसे बर्फ जो है वो पिघल रही है, तो उसकी जो कोल्ड वेवी हवाएं जो है वो दूसरे रीजन में जाएगी कि नहीं जाएगी? डेफिनेटली जाएगी। तो ये ठंड भी बढ़ाने का जो है वो काम करती है। तो ये चीजें आपको समझना जो है वो जरूरी है। इसके अलावा पोलार वॉर्टेक्स के साथ आर्टिक ऑसिलेशन और नॉर्थ एटलांटिक ऑसिलेशन भी जुड़े हुए हैं। क्या चीज? आर्टिक ऑक्सीलेशन और नॉर्थ एटलांटिक ऑक्सीलेशन। तो आर्टिक ऑक्सीलेशन के पॉजिटिव फेज में स्ट्रॉम ज्यादा नॉर्थ चली जाती हैं। जब ये आर्टिक ऑसिलेशन होता है ना, तो जब इसका पॉजिटिव फेज चलता है, तब ये जो तूफान जो होते हैं ये नॉर्थ की तरफ जो है वो चले जाते हैं और ठंडी हवाएं जो है वो कन्फाइंड रहती है, यानी कि वहां पर मौजूद रहती हैं। लेकिन नेगेटिव फेज में जेट स्ट्रीम साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जो सीवियर विंटर वेदर
को जन्म देती है। सिमिलरली नॉर्थ अटलांटिक ऑक्सीलेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव फेज में भी यूरोप और यूएस के वेदर पैटर्न्स को डिफरेंटली इंपैक्ट करते हैं। अब इन दोनों फिनोमिना को समझना जरूरी था ताकि पोलार वॉर्टेक्स का इफेक्ट हम बेटर तरीके से जो है वो समझ पाए। तो ये था गाइस एक सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको समराइज करके जो है वो बताया। आपको इसके अंदर क्या चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है, बहुत सिंपल सी चीज जो मैंने भी आपको बताई है। देखो, यहाँ पर काफी सारी जो स्टेट्स हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही हैं, तो वहां पर इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर हो गई है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बिकॉज ऑफ दिस इशू। देखो लिखा हुआ है ना कि 30 से ज्यादा स्टेट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की, वहां पर इस स्ट्रॉम के कारण बहुत बुरी स्थिति जो है वो हो गई है, स्कूल वगैरह बंद हो गए हैं। तो आप ये लिख लो बस, पोलार वॉर्टेक्स, दो तीन चीजें लिखो। एक बड़ा एरिया, पहला पॉइंट, बड़ा एरिया लो प्रेशर का और कोल्ड एयर का। लो प्रेशर एंड कोल्ड एयर, कोल्ड एयर एक साथ लिखना। और ये कहां पर रहता है? ये धरती के पोलार रीजन पे रहता है और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखने को मिलता है। समर में वीक हो जाता है, विंटर में मजबूत रहता है, और पूरे दुनिया भर के वेदर पैटर्न को ये इन्फ्लुएंस करता है। बस इतनी सी चीज लिखो अभी के लिए, बाकी और लिखने की जो है वो आवश्यकता जो है वो आपको नहीं है। पोलार वोर्टेक्स कहाँ पर है, और ये अब आपको बेसिक आइडिया लगी गया कि इसमें डिस्टर्बेंस होता है तो पूरे दुनिया भर में ठंडी जो है बढ़ जाती है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण सिर्फ टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, ठंड भी बहुत सारे एरियाज में जो है वो इंक्रीज हो रही है। दिस इज द मेन पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब गाइस ये वाला जो टॉपिक है बड़ा पुराना टॉपिक है, काफी पुराना है ये वाला, जो अभी न्यूज में जो है वो चला था। तो आओ इस टॉपिक को सिर्फ सुनो। नेशनल एंथम की कंट्रोवर्सी से रिलेटेड टॉपिक है, तमिलनाडु के अंदर जो देखने को मिली है। तो तमिलनाडु के गवर्नर के लेजिस्लेटिव असेंबली से वॉकआउट पर जो कंट्रोवर्सी हुई है, वो ये सवाल एग्जाम में कैसे आ सकता है। तो इसको मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के परस्पेक्टिव से एग्जाम में आएगा। बट आप न्यूज समझो कि तमिलनाडु के गवर्नर ने तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन के कस्टमरी ओपनिंग स्पीच से पहले ही वॉकआउट किया, यानी कि बाहर निकल गए वो। रीजन क्या था? नेशनल एंथम प्ले नहीं हुआ था उनकी स्पीच के पहले, यानी कि उनकी स्पीच शुरू होने से पहले नेशनल एंथम प्ले होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, इसलिए वो बाहर निकल गए। और इस इंसिडेंट ने एक नई बहस को जन्म दिया कि क्या स्टेट लेजिस्लेचर में नेशनल एंथम प्रोटोकॉल्स यूनिफॉर्मली फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। अब बात ध्यान से सुनना, जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। नेशनल एंथम का इतिहास और इसका प्रोटोकॉल समझना जरूरी है, जो एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो जनगण मन आप सभी लोग जानते हैं, लिखने की जरूरत है ही नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1911 में लिखा था, ये चीज तो आपको याद होनी चाहिए। सिविल सर्विसेज की सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो याद होनी चाहिए, नहीं पता तो आज से याद रख लो कि जनगण मन को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक और किसी कंट्री का नेशनल एंथम लिखा है, वो कौन सी कंट्री है और नेशनल एंथम का नाम क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दो। तो जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1911 में लिखा, और 24 जनवरी 1950 को ऑफिशियल नेशनल एंथम बन गया। वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 में लिखा था, ये हमारा नेशनल सॉन्ग है। तो लोगों को नेशनल सॉन्ग भी नहीं पता, कॉमन सेंस आप लोग को तो पता होगा, ऑब्वियस सी बात है, यू गाइस आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर सिविल सर्विसेज। तो ये सब बहुत बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 51A के अंदर नेशनल एंथम की इज्जत करना एक फंडामेंटल ड्यूटी है, उसकी रिस्पेक्ट करना एक फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट पर पनिशमेंट भी है। तो समझे आप, ये सिर्फ एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, इसमें पनिशमेंट भी जो है होगी अगर डिसरिस्पेक्ट जो है वो किया गया तो। अब बात करते हैं सेरिमोनियल प्रैक्टिस की। तो पार्लियामेंट में ऑनरेबल प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है, आप जानते ही हैं, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। तो नेशनल एंथम दोनों शुरुआत और एंड पर प्ले होता है, यानी कि उनकी स्पीच से पहले और स्पीच के बाद। बट स्टेट लेजिस्लेचर में क्या? तो तमिलनाडु में गवर्नर के एड्रेस के पहले तमिल थाई वजथू और स्पीच के बाद नेशनल एंथम प्ले होता है। ये ट्रेडिशन 1991 से है।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि नागालैंड और त्रिपुरा में पहले नेशनल एंथम प्ले ही नहीं होता था, पर अब उन्होंने फॉलो करना शुरू किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब मद्रास हाई कोर्ट ने 2019 में कहा था कि नेशनल एंथम प्ले करना एक कस्टमरी प्रैक्टिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है। सिमिलरली, श्याम नारायण चौकसे केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल्स में नेशनल एंथम को ऑप्शनल कर दिया है। इसका मतलब है कि ये प्रोटोकॉल्स रीजनल और नेशनल इंटरेस्ट के बैलेंस पर डिपेंड करते हैं। तो अगर आपसे कोई बोले कि अरे यार, सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम क्यों प्ले नहीं किया जा रहा, पहले तो प्ले किया जा रहा था, हर मूवी से पहले खड़े होना पड़ता था, अब नहीं हो रहा है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑप्शनल कर दिया है। किस केस के तहत ऑप्शनल किया है? श्याम नारायण चौकसे केस के तहत 2018 में। तो ये चीज भी थोड़ी सी ध्यान में जो है वो रखिएगा। बट सवाल ये है कि क्या नेशनल एंथम प्रोटोकॉल्स में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए? क्योंकि देखो, तमिलनाडु के अंदर तो पहले उनका स्टेट एंथम प्ले होता है, उसके बाद फिर स्पीच के बाद नेशनल एंथम। तो तमिलनाडु जैसे राज्य अपनी रीजनल आइडेंटिटी को पहले रखते हैं, इसलिए डायलॉग और हार्मोनाइजेशन की जरूरत है, यानी कि बातचीत की जरूरत है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिंबल की डिग्निटी को मेंटेन करें और रीजनल प्रैक्टिस को भी रिस्पेक्ट करें। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कोई गलत नहीं है। अगर स्टेट जो है वो स्टेट को प्रायोरिटी अपनी दे रहा है तो ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट नेशनल लेवल पर भी तो कर रहा है ना। तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, इसमें एक बैलेंस बस क्रिएट करना है, इसमें कोई ईगोइस्टिक होने की जो है वो जरूरत नहीं है। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंडेट आ जाएगा अमेंड करके, तो ऑब्वियस सी बात है कि इट विल गोइंग टू स्टार्ट। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता है, जो चूज करेगी हमारी पार्लियामेंट, है ना। तो जुडिशरी और गवर्नेंस का रोल गाइस यहाँ क्रूशियल है। स्टैंडर्डाइज गाइडलाइंस और पीरियोडिक रिव्यूज ही कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व जो है वो कर सकते हैं। तो ये उतना कुछ खास टॉपिक नहीं था, बट हाँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो आप नोट डाउन जो है वो कर सकते हो। जैसे फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल 51 है, याद रखने के लिए बस, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, है ना। ये वंदे मातरम और ये वाली चीज तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही होगा, ठीक है। और जनगण मन ओरिजिनली बंगला में जो है वो कंपोज है वो किया गया था, फिर उसका हिंदी वर्जन जो है वो 1950 में अडॉप्ट किया गया, 24 जनवरी 1950, एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपको, डेट वगैरह के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो गाइडलाइंस जो है वो लेकर आती हैं। तमिलनाडु का ये स्टेट एंथम, ये पहले प्ले किया जाता है, उसके बाद फिर नेशनल एंथम प्ले किया जाता है। तो क्या ये सही है? तो यस। भाई, जब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो आप यस ही बोलोगे, कोर्ट की कोई गाइडलाइन नहीं है तो आप यस ही बोलोगे। और फिर आप बोल दोगे भाई कंक्लूजन में कि भाई कोर्ट डिसाइड करे कि क्या चीज करनी है, पार्लियामेंट डिसाइड करे क्या चीज करनी है ना। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो एग्जीक्यूटिव्स की, तो आपका काम इन सब चीजों में टिप्पणी देने का नहीं है। आपका काम यह है कि भाई जो लॉ एंड ऑर्डर में मेंशन्ड है उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए और उसको आप फॉलो करें। आप ज्यादा अपनी टिप्पणी दोगे तो फंस जाओगे, तो इसलिए सिलेक्शन तक ज्यादा टिप्पणी देने की आपको जरूरत नहीं है। बस ये था इस छोटा सा टॉपिक, होपफुली आपको पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आई होगी। अब इंडिया और मालदीव्स के डिफेंस रिलेशन से रिलेटेड एक आर्टिकल आया। देखो, इस प्रकार के आर्टिकल्स अक्सर आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, तो आपको इससे रिलेटेड अभी नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स में आप उसके जीएस में नोट्स अलग से बना ही लोगे। बट अभी के लिए सिर्फ सुनो, क्योंकि हर 2 3 4 महीने में ऐसे टॉपिक्स आ ही जाते हैं। अब सुनना। तो रीसेंट न्यूज में ये बताया जा रहा है कि इंडिया ने मालदीव्स को डिफेंस इक्विपमेंट और स्टोर हैंडओवर किए हैं, जो दिखाता है कि दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते होते जा रहे हैं। ये इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन का एक हिस्सा है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की तरफ हम जो है वो चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि मालदीव्स के डिफेंस पार्टनर के रूप में इंडिया का रोल हमेशा से गाइस इंपॉर्टेंट रहा है। 1988 के ऑपरेशन कैक्टस, ये मेंशन कर सकते हो, ऑपरेशन कैक्टस 1988 का। अब जब इंडिया ने एक कूप अटेम्प्ट को फेल कर दिया था, 1988 में मालदीव्स में मिलिट्री कूप हो रहा था और इंडिया ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत उस कूप को फेल कर दिया। 2004 में सुनामी के बाद भी इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया था मालदीव्स को। इसके अलावा
क्या आपको पता है कि इंडिया ने मालदीव्स में काफी बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट भी शुरू किए हैं? जैसे कंपोजिट ट्रेनिंग सेंटर को स्टैब्लिश किया, कोस्ट गार्ड हार्बर का डेवलपमेंट किया सीफावारू में, कोस्टल रडार सिस्टम सप्लाई किए गए, और इसमें 15.8 मिलियन यूएस डॉलर का ग्रांट्स प्रोवाइड किया। 2023 में हुरावी कोस्ट गार्ड शिप को रीफिट इंडिया की रिलायबिलिटी को और इन्फोर्स करता है। तो ये चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। फिर इसके अलावा मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स, एमडीएनएफ, जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, एमडीएनएफ 70% ट्रेनिंग नीड्स इंडिया से फुलफिल होती है इनकी। पता है हम लोग ट्रेन करते हैं एमडीएनएफ के जवानों को, 70% इनकी ट्रेनिंग नीड्स जो है वो इंडिया फुलफिल करता है। बस सिर्फ सुनो, बायलेटरल एक्सरसाइज जैसे कि एकुविरिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लिख लेना। बायलेटरल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, एकुविरिन, दोस्ती, है ना, इससे हमारे ये मालदीव और इंडिया के बीच में एक्सरसाइजेस हैं जो तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। 2016 से एनुअल डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग एक इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म के रूप में स्टैब्लिश किया गया है। फिफ्थ डायलॉग सितंबर 2024 में हुआ था, जो दोनों रिलेशनशिप के रिलेशन को जो है वो और स्ट्रॉन्ग करता है। फिर इसके अलावा इंडिया मालदीव्स की इंडिपेंडेंस को 1965 में रिकॉग्नाइज करने वाला पहला कंट्री है, और सार्क के फाउंडिंग मेंबर्स होने के साथ दोनों कंट्रीज रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स जैसे कि साफ्टा में भी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। 400 मिलियन यूएस डॉलर का बायलेटरल असिस्टेंस, 3,000 करोड़ रुपए का करेंसी स्वैप अरेंजमेंट फ्रेमवर्क, लोकल करेंसी ट्रेड फाइनलाइज किया गया 2024 में। तो ये सब रीसेंट डेवलपमेंट्स हम लोग को जो है वो देखने को मिले इंडिया और मालदीव्स के बीच में। टूरिज्म की बात करें तो मालदीव्स के जीडीपी का 25% टूरिज्म कंट्रीब्यूट करता है, और इंडिया पिछले 3 सालों से मालदीव्स के लिए लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टूरिस्ट रहा है। मालदीव्स तो बहुत अच्छी जगह है यार, आप लोग भी सिलेक्शन के बाद जो है वो एक बार घूम के आना, मजा आ जाएगा। बहुत शानदार जगह है। तो मालदीव्स गाइस, आप जानते हैं इंडियन ओशियन में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है जो इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जैसे चोक पॉइंट्स के नजदीक होने से रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी और इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्षेत्र। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से मालदीव्स में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। इस वजह से इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और डिफेंस कॉपरेशन पर फोकस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर चाइना इसको जो है वो कंट्रोल करने लगेगा। और इंडिया ने 2014 के माली वाटर क्राइसिस और कोविड 19 पेंडेमिक के दौरान ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की थी मालदीव्स को, जो इंडिया को एक रिलायबल पार्टनर के रूप में जो है वो स्टैब्लिश करता है। बट गाइस, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं दोनों के रिलेशंस के बीच में। मालदीव्स में एक्सटर्नल पावर्स की बढ़ती प्रेजेंस इंडिया के स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस के लिए एक चिंता बन गई है। कॉम्पिटिटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के इन्फ्लुएंस को चैलेंज करता है। 2023 के कुछ पॉलिटिकल कैंपेन ने इंडियन मिलिट्री सोल्जर्स के विड्रॉल की डिमांड की थी, जो दोनों देशों के रिलेशंस के लिए एक चैलेंज बन गया। रेडिकल एलिमेंट्स की प्रेजेंस और मालदीव्स का इंडियन एसेट्स के लिए बेस बनने का रिस्क सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो उठाता है। तो अब हम लोग किन किन चीजों पर जो है वो फोकस करें? तो सबसे पहली चीज तो यार, मल्टीलैटरल कोलैबोरेशन फ्रेमवर्क जैसे इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को मजबूत किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर हम लोग काम करें जिससे कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को कम करें, स्पेशली चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करें। पीपल सेंट्रिक इनिशिएटिव जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करें, जैसे कि पीपल टू पीपल रिलेशनशिप जो है वो और स्ट्रांग हो सके। रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग और काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। तो ये गाइस एक ओवरव्यू था इंडिया मालदीव्स के डिफेंस रिलेशंस को लेकर, जो सिर्फ आपको सुनना था, इसमें कोई ज्यादा नोट डाउन करने वाली चीजें नहीं थी। सिर्फ वो एक्सरसाइजेस जो मैंने आपको बताई है बस वो आपने नोट डाउन कर ली होगी होपफुली। अब देखो, एक टॉपिक ये तालिबान को लेकर है, और दूसरा टॉपिक ये मैं कल करवाऊंगा, ये वाले टॉपिक्स आपको। और यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, मैं आपकी पूरी चीजें कवर अप करूंगा। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम जो है वो मुझे नेक्स्ट डे पे जो है वो पोस्टपोन जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि आज मेरे पास ये वाली पीडीएफ जो है वो काफी लेट आई थी। तो रीजन जो है वो ये है। बाकी ये बहुत छोटे छोटे इजी टाइप के टॉपिक हैं। प्रवासी भारतीय दिवस, ये टॉपिक तो आपको पता ही होगा, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा। इसका आंसर आप बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर, प्रवासी भारतीय दिवस का बहुत इजी सा क्वेश्चन है, और इसका एक्सप्लेनेशन यहीं पर लिखा हुआ है इसके नीचे हालांकि। मरीन फंगी का ये टॉपिक एक समुद्री कवक का टॉपिक है। ये इस पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि कल। और बाकी ये दो टॉपिक्स मैं आपके जो है वो कल कवर अप करूंगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग का पोटेंशियल इंडिया में बढ़ता जा रहा है,
एक ये वाला टॉपिक, और दूसरा ये इजी सा टॉपिक तालिबान को लेकर, जिसके बारे में आपको काफी सारी चीजें पता ही हैं ऑलरेडी। अभी तो तालिबानियों ने पाकिस्तान की बैंड बजा रखी हुई है बुरी तरह से। पाकिस्तान उनके अफगानिस्तान के रडार में भी पाकिस्तान पड़ा हुआ है। चलो एनीवेज, तो ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक। होपफुली पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी, और आई है तो कमेंट बॉक्स पे लिखकर जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको लेक्चर। और चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।